हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सीबीएसई साइंस क्लासेस। और आज हम लोग लाइफ प्रोसेस के अंदर में न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स पे चर्चा करने वाले हैं। आज का जो वीडियो होगा वो बेस्ड होगा न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, इसी में चर्चा करेंगे हम लोग। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। देखिए, पिछले क्लास में हम लोग न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पे डिस्कस, पिछला जो वीडियो था उसमें न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पे हम लोग डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, आज हम लोग को न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स पे चर्चा करना है कि ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन का प्रोसेस होता क्या है। ठीक है, तो इसमें ना सबसे पहला टर्म हमारा आता है एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल में ह्यूमंस के जो एलिमेंट्री कैनाल्स होते हैं उसमें कौन कौन से टर्म हमारे आते हैं उसको समझना है। तो हमारा एलिमेंट्री कैनाल में हो जाता है माउथ, माउथ। ठीक, अब माउथ में कौन कौन सी चीज़ें होती है, तो माउथ में होगा टीथ, माउथ में होगा टंग, एंड माउथ में होगा सैलिवरी ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड। ठीक है, फर्दर दांत का प्रकार वगैरह बता चुके थे। माउथ का हो गया। माउथ से आगे हम जब बढ़ते हैं तो नीचे आते हैं तो ये जो दिखाई देता है दैट इज कॉल्ड फूड पाइप। इट इज कॉल्ड फूड पाइप, या फिर इसको क्या कहा जाता है, और ईसोफेगस, ईसोफेगस। फूड पाइप और फूड पाइप और ईसोफेगस। नेक्स्ट ईसोफेगस से और फर्दर नीचे आते हैं तो हमारे लेफ्ट साइड में आता है स्टोमक, स्टोमक। ठीक, स्टोमक। इसके बाद और आगे बढ़ते हैं तो स्टोमक से आगे बढ़ने पे आता है स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन, एंड आता है लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, तो हमारे एलिमेंट्री कैनाल के इन्हीं ऑर्गन्स के बारे में हमको डिस्कस करना है और इसी पे हम लोग चर्चा भी करेंगे। शुरुआत हम लोग माउथ से करें तो देखो, माउथ में है टीथ जिसके बारे में हो चुका है। टंग का बात करें, टंग का वो हमारे फूड के डाइजेशन में, हमारे फूड के डाइजेशन में टंग का क्या काम होता है, फूड के डाइजेशन में टंग का क्या काम होता है। तो देखिए, फूड का जो डाइजेशन होता है उसमें टंग क्या काम करता है, वो मिक्सअप करने का काम करता है। किसको मिक्स करेगा, फूड एंड सलीवा। जो मुंह में सलीवा निकला ना, मुंह में जो सलीवा निकला उसको खाने के साथ अच्छी तरह से मिलाने का काम कौन करेगा, टंग करेगा। और सलीवा का प्रोडक्शन देखो हमारे मुंह में होते रहता है हमेशा, लेकिन जिस टाइम पे आप रेगुलर खाना खाते हैं, जैसे मान लो 9 बजे अगर आप खाना खाते हैं तो उस समय सलीवा का प्रोडक्शन थोड़ा बढ़ जाता है। या फिर दूसरे केस में सलीवा का प्रोडक्शन कब बढ़ता है, जब कोई टेस्टी खाना का स्मेल हमको आता है, स्मेल आ जाए, या फिर उसको देख ले, भूख जोर से लगा हुआ है देख लिए तो भी मतलब सलीवा का प्रोडक्शन लार टपकने लगता है। ठीक है, नहीं अब तो यही चीज़ है कि सलीवा का प्रोडक्शन वैसे होते रहता है हमेशा, बट हम लोग जिस टाइम पे खाना खाते हैं उस समय पे उसका स्पीड जो है थोड़ा बढ़ जाता है, रेट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाता है। इसलिए बढ़ जाता है ताकि खाना को जब हम अंदर ले, मुंह के अंदर ले, तो वो आसानी से उसमें मिले। और सलीवा का काम क्या है, तो देखिए सलीवा का जो काम है ना, सलीवा बेसिकली, सलीवा जो होता है, सलीवा इज़ बेसिक इन नेचर। सलीवा क्या करेगा, बेसिक इन नेचर होता है। सलीवा जो है हमारा बेसिक इन नेचर होता है, जो खाने को क्या बना देगा, बेसिक बना देगा। खाने को सलीवा बेसिक बनाएगा और साथ ही साथ कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी किल करने का काम करेगा। बोलोगे खाने को सलीवा बेसिक बनाता है तो इससे क्या फ़ायदा होगा, तो सलीवा जब खाने को
बेसिक बनाएगा ना, तो ये मदद करता है डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सलीवा जो है क्या मदद करेगा? कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में मदद करने का काम करेगा। सलीवा कार्बोहाइड्रेट को पचाने में मदद करता है। तो हमारा जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो हमारे मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है, जिसमें दांत सबसे पहले क्या किया? ब्रेक किया फूड को, उसी समय मुंह से सलीवा निकल रहा है, वो खाने के साथ मिल गया, खाने के छोटे टुकड़ों के साथ मिला, उसको बना दिया बेसिक, और बेसिक बना के फिर उसके कारण ना वहाँ पे मुंह में ही हमारे कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन जो है होता है। हमारे कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन वहाँ पे होता है मुंह में। माउथ के बाद हमारा आता है फूड पाइप, या फिर इसको क्या कहेंगे? ईसोफेगस। तो देखो, खाना जब हमारा मुंह में चबा लिया गया, उसके छोटे छोटे टुकड़े हो गए, उसके बाद खाना आगे बढ़ता पहुंचता है फूड पाइप के पास। इसको भी समझना है। अब फूड पाइप के पास ऐसा नहीं होता है कि बस इस एंड पे खाना आया, अब बस सीधा सड़क के गिर गया स्टोमक में। जिस तरह से नल से पानी गिरता है, उस तरह से खाना यहाँ पाइप से होकर नीचे स्टोमक में नहीं गिरेगा। ठीक है, तो कैसे गिरेगा? तो ये जो हमारा फूड पाइप होता है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करके खाने को आगे बढ़ाता है। इट मीन्स दैट कुछ इस तरह का शेप, जैसे सपोज करो ये अभी हमारा फूड पाइप है, खाना को यहाँ तुम ये एंड पे खाना आया, तो ये एंड पे आया ना, तो अब पीछे वाला हिस्सा जो है कॉन्ट्रैक्ट करेगा। पीछे वाला हिस्सा कॉन्ट्रैक्ट किया, पीछे वाला हिस्सा कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। ठीक है, पीछे वाला हिस्सा कॉन्ट्रैक्ट करेगा और ये बीच वाला आगे वाला हिस्सा थोड़ा फैलेगा। पीछे वाला हिस्सा कॉन्ट्रैक्ट किया, आगे वाला हिस्सा फैला, तो खाना आगे बढ़ा। ठीक है, उसको इस तरह से समझो कि एक पाइप है, रबर का पाइप है, जिसमें एक मोटा कोई चीज़ डाल दिए है, जिसका जो ये है साइज है वो लगभग पाइप के क्रॉस सेक्शन एरिया के बराबर है। तो उस केस में अगर उस ऑब्जेक्ट को आगे बढ़ाना है तो पीछे से पाइप को पकड़ को क्या करना होगा? कंप्रेस करेंगे। जब कंप्रेस करेंगे तो धीरे धीरे वो आगे सड़केगा। इट मीन्स दैट, सिंपल वे में बोलो ना, कि खाना यहाँ धीरे धीरे करके स्लाइड करता है, स्लाइड करते हुए आगे बढ़ता है। और ये कैसे होता है? तो फूड पाइप के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के कारण। हाँ, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या है? तो फूड पाइप का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होना ना, फूड पाइप का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होना, फूड पाइप का कॉन्ट्रैक्ट करना या रिलैक्स करना, जिसके कारण फूड हमारा आगे बढ़ता है स्टोमक की तरफ। दैट मूवमेंट ऑफ फूड पाइप इज कॉल्ड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। यानी सिंपल वे में डिफाइन करोगे, द कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ फूड पाइप ड्यू टू विच फूड मूव्स टुवर्ड्स स्टोमक इज कॉल्ड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अब पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के कारण खाना यहाँ स्लाइड करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ा, पहुँच गया कहाँ? स्टोमक में। खाना हमारा पहुँच चुका है अब स्टोमक में। तो स्टोमक में अब खाना का डाइजेशन कैसे होगा? डाइजेशन ऑफ फूड इन स्टोमक। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के कारण फूड हमारा पहुंच चुका है अब स्टोमक में। अब स्टोमक में खाना का डाइजेशन कैसे होगा? तो डाइजेशन ऑफ फूड इन स्टोमक, डाइजेशन ऑफ फूड इन स्टोमक। तो देखो, स्टोमक में ना खाना अप्रोक्सीमेटली 3 to 4 आवर्स तक पड़ा रहता है। खाना स्टोमक में हमारा अप्रोक्सीमेटली 3 to 4 आवर्स तक पड़ा रहता है, और उसी दौरान, उसी टाइमिंग के दौरान उस खाने को चर्न किया जाता है। वहाँ स्टोमक जस्ट बिहेव्स लाइक अ चर्निंग मशीन। वहाँ पे खाने को चर्न किया जाता है। किसके द्वारा चर्न किया जाएगा? डिफरेंट केमिकल के द्वारा। उसके अंदर, स्टोमक के अंदर डिफरेंट टाइप्स के केमिकल्स होते हैं, उनके द्वारा खाने को डाइजेस्ट करने का काम किया जाएगा। और वो केमिकल्स कौन कौन से हैं? तो देखो, जो स्टोमक होता है, स्टोमक से 3 तरह के केमिकल्स का सेक्रेशन होता है। ठीक है, और स्टोमक से निकलने वाले जो केमिकल्स होते हैं ना, उसको गैस्ट्रिक जूस बोला जाता है। स्टोमक से निकलने वाला जो केमिकल है उसको क्या बोलेंगे? तो 3 केमिकल्स
या 3 एंजाइम्स भी कह सकते हो, 3 एंजाइम्स। चलो ना, एंजाइम्स क्या बोलोगे, सीधा सीधा स्टोमक के इनर लाइनिंग से, स्टोमक के इनर लाइनिंग से, अंदरूनी दीवारों से 3 तरह के केमिकल का सेक्रेशन होता है। कौन कौन? HCl, दूसरा म्यूकस, और तीसरा पेप्सिन। पेप्सिन पेप्सिन ये 3 केमिकल्स का सेक्रेशन हुआ है स्टोमक के इनर लाइनिंग से, ठीक है। और इन तीनों केमिकल्स को कंबाइनली बोला जाता है गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। अब देखिए, खाना जब हमारा माउथ में था तो सलीवा के कारण वो कैसा हो गया था? बेसिक इन नेचर, जिसके कारण फैट का कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन वहाँ हो रहा था मुंह में। अब वहाँ से खाना जब स्टोमक में पहुँचा ना, तो खाना तो अभी यहाँ तक आया तो बेसिक था, लेकिन जैसे ही ये स्टोमक में पहुँचा तो यहाँ एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो मिला, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड इस बेसिक फूड को यहाँ पे आने पे बना दिया एसिडिक। यानी HCl makes the food acidic, makes the food acidic, so that pepsin can work on it। ठीक है, खाने को क्या बना दिया? एसिडिक। अदरवाइज अगर खाना बेसिक होगा ना, अगर खाना बेसिक ही रह जाता है यहाँ स्टोमक में, तो हमारा पेप्सिन उस पर फंक्शन कर ही नहीं पाता। यानी खाने पे पेप्सिन के वर्क करने के लिए खाने का एसिडिक होना नेसेसरी है, अदरवाइज पेप्सिन विल नॉट वर्क प्रॉपरली। एंड HCl का पहला काम तो ये हो गया, और HCl का एक काम और है, HCl का एक काम और है कि ये इट किल्स द germs which germs, सीधा लिखो ना, खाने के साथ आने वाले माइक्रो, बाय मिस्टेक अगर खाना में थोड़ा बहुत माइक्रो ऑर्गेनिज्म चला गया है तो स्टोमक में आने पे HCl के द्वारा उनको किल किया जाता है। HCl का 2 काम है, पहला काम एसिडिक बनाएगा खाने को ताकि हमारा पेप्सिन उस पर काम करे, और पेप्सिन जानते हो क्या करता है? प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है। पेप्सिन प्रोटीन को ब्रेक करने का काम करेगा, किस फॉर्म में? एमिनो एसिड। प्रोटीन एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर दिया जाता है पेप्सिन के द्वारा, और वो कब किया जाएगा? जब खाना एसिडिक हो जाएगा तब, अदरवाइज वो वर्क नहीं करेगा। कोई समस्या? चलिए, तो इसका काम HCl का 2 काम हो गया, इसको उतारो पहले, उसके बाद चर्चा करेंगे म्यूकस और पेप्सिन पे भी। HCl खाने को एसिडिक बना दिया है। पेप्सिन का क्या काम है? पेप्सिन देखो, वर्क ऑफ पेप्सिन ब्रेक्स डाउन प्रोटीन। पेप्सिन ब्रेक्स डाउन प्रोटीन इनटू एमिनो एसिड। पेप्सिन जो है प्रोटीन को तोड़ के कन्वर्ट करता है किस में? एमिनो एसिड। लेकिन ये भी याद रखो कि अभी ये जो प्रोटीन जो है काफ़ी कॉम्प्लेक्स मटेरियल होता है, तो एमिनो एसिड में कन्वर्ट किया है, लेकिन इसके बावजूद भी प्रोटीन का कंप्लीट डाइजेशन अभी नहीं हो पाता है। स्टोमक में प्रोटीन का कंप्लीट डाइजेशन नहीं हो पाता है। अभी इसके आगे भी होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी प्रोटीन का डाइजेशन करना पड़ता है, बिकॉज प्रोटीन और फैट्स ये दोनों ही बहुत ही कॉम्प्लेक्स मटेरियल्स होते हैं, काफ़ी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं जिसको तोड़ना काफ़ी टेढ़ा काम है। तो उस केस में हमारा पेप्सिन क्या करेगा? ब्रेक करेगा प्रोटीन को एमिनो एसिड में। तब आता है कि म्यूकस का क्या काम है? म्यूकस देखो, म्यूकस क्या करता है? HCl से, हमारा HCl तो एसिडिक है ना, और वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो अगर म्यूकस नहीं रहेगा
म्यूकस ये प्रोटेक्शन देने का काम करता है, हमारे स्टोमक के अंदरूनी दीवारों को HCl से जलाने से बचाता है। कौन? म्यूकस। हमारे स्टोमक के अंदरूनी दीवारों पे एक लेयर चढ़ा हुआ है म्यूकस का, जो कि डायरेक्ट हमारे स्टोमक के इनर लाइनिंग को HCl के कांटेक्ट में नहीं आने देता है। अदरवाइज अगर HCl के कांटेक्ट में आएगा तो वहाँ पे वो जल जाएगा और वहाँ पे वो घाव हो जाता है, और उसी कभी कभी स्टोमक में ही जो घाव होता है, ठीक है, उसको हम लोग अल्सर बोलते हैं। HCl के ज़्यादा सेक्रेशन के कारण या अनबैलेंस सेक्रेशन के कारण धीरे धीरे करके हमारे पेट के अंदर कहीं एक जगह घाव बनने लगता है, दैट इज़ कॉल्ड अल्सर। और वो सबसे ज़्यादा होता है किस कारण से? तो अनटाइमली खाना खाने से। ठीक है, अनटाइमली खाना खाने से अल्सर कैसे हो जाएगा? तो कभी खाते हो 9 बजे, कभी खाते हो 3 बजे। उससे क्या होता है ना कि जैसे सलीवा हमारे मुंह में खाने के समय पे तेज़ी से सेक्रेट होता है, उसी तरह से खाने के टाइम, खाने का जो टाइम होगा तुम्हारा, जो फिक्स टाइम है, उस टाइम पे हमारे बॉडी ऑर्गन के सारे जो सिस्टम है वो तेज़ हो जाते हैं। अब खाना मिलने वाला है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज़्यादा सेक्रेट होगा, हमारा पेप्सिन ज़्यादा सेक्रेट होगा, सलीवा ज़्यादा बनेगा। तो इस केस में अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर ज़्यादा सेक्रेट हो रहा है, अब खाना मिला नहीं, अब खाना मिलेगा ना तब ना उसका ताकत कम हो जाएगा मिल्क मिक्स होके, लेकिन यहाँ तो फूड है नहीं। इस केस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड धीरे धीरे करके म्यूकस को हटाते हुए पहुँचता है हमारे स्टोमक के इनर लाइनिंग के पास, और वो उसको बर्न करना शुरू करता है। तो इसीलिए कभी भी खाना खाइए तो टाइमली खाइए, ये नहीं कि आज 9 बजे खाए तो कल 5 बजे जाके खा लेंगे चलेगा, वो हानि करता है। बात समझ में आया? तो म्यूकस क्या कारण करेगा? इट प्रोटेक्ट्स इनर स्टोमक फ्रॉम HCl। हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बचाने का काम स्टोमक को कौन करेगा? म्यूकस। ठीक है, तो स्टोमक में हमारा खाना लगभग अप्रोक्सीमेटली 4 घंटे तक रहा। वहाँ पे डाइजेशन हुआ किसका? डाइजेशन हुआ प्रोटीन का। खाना जब यहाँ 4 घंटा पड़ा रहा, उसका डाइजेशन हुआ, वो अब उस तरह से हो गया, तो उस फॉर्मेशन को बोला जाता है काइम। अब खाना काइम के फॉर्म में आगे बढ़ के पहुँचा है स्मॉल इंटेस्टाइन पे। खाना जब स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँचा तो उसी समय 2 और ऑर्गन्स होते हैं जिनसे कि केमिकल का सेक्रेशन होता है, एक लीवर और दूसरा पैनक्रियाज। तो लीवर से जो सेक्रेशन होता है, अच्छा एक बात और समझो, स्मॉल इंटेस्टाइन में जब खाना आया, लीवर से सेक्रेशन हुआ, पैनक्रियाज से सेक्रेशन हुआ, तो लीवर से 2 तरह के केमिकल्स का सेक्रेशन होता है। बाइल सॉल्ट क्या करता है? ये जो बाइल जूस हुआ ना, ये सिंपली लीवर से निकलने वाला जो केमिकल हुआ, वो क्या किया? खाने को क्या बना दिया? देखो यहाँ स्टोमक में खाना आया था, एसिडिक हुआ था, स्टोमक से फिर आगे बढ़ा हमारा खाना, तो उस केस में वो हो गया फिर से बेसिक। तो कैसे बेसिक हुआ? तो लीवर से निकलने वाला जो केमिकल है बाइल जूस जिसको बोलते हो, वो बाइल जूस क्या किया? इस एसिडिक फूड को फिर से बना दिया बेसिक। बाइल जूस स्टोमक से आने वाले एसिडिक फूड को क्या बना दिया? बेसिक। कोई दिक्कत? तो देखो पहले खाना बेसिक हुआ, फिर खाना एसिडिक हुआ, अब फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में आने पे क्या हो गया? बेसिक। तो अब ये बेसिक बनाया, साथ ही साथ बाइल सॉल्ट क्या काम करेगा? बाइल सॉल्ट काम करता है इमल्सिफाई फैट। बोलोगे ये इमल्सिफाई फैट का मतलब क्या है? तो फैट का मॉलिक्यूल्स अभी बड़ा है, ठीक, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना, यही है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। तो बाइल सॉल्ट क्या करता है? पहला काम करता है कि वो खाने को, बाइल जूस क्या करता है? पहले खाने को बेसिक बनाएगा ताकि पैनक्रियाज से निकला हुआ जो है ना केमिकल, वो उस फूड पे वर्क करे। अदरवाइज अगर हमारा बाइल जूस
प्रॉपरली फंक्शन नहीं करता है, उस केस में पैनक्रियाज से निकलने वाला केमिकल जिसको पैनक्रियाटिक जूस बोलते हैं वो यहाँ काम नहीं करेगा, यानी एसिडिक मीडियम में वो काम नहीं करते हैं। तो बोलोगे बाइल जूस ठीक है निकला, बस लीवर में बना और निकलते चला गया, नहीं। बाइल जो बनता है ना, बाइल जो बनता है ये होता है ग्रीनिश लिक्विड, ग्रीनिश येलो लिक्विड बोल सकते हो, ग्रीनिश लिक्विड। और ये स्टोर होता है कहाँ? तो गॉल ब्लैडर में। हमारा जो बाइल है वो कहाँ स्टोर होता है? और यहीं से इसी गॉल ब्लैडर से होके, यानी बाइल बना जमा हुआ गॉल ब्लैडर में, यहाँ से वो पहुँचता है पैनक्रियाज से होते हुए वो पहुँच जाता है कहाँ? स्मॉल इंटेस्टाइन में। कोई समस्या? बाइल का क्या काम है समझ में आया? बाइल का पहला काम है खाने को बेसिक बना देना, और फिर दूसरा काम है सॉल्ट जो है, बाइल सॉल्ट जो है खाने के फैट्स को इमल्सिफाई करता है। बिकॉज हम जानते हैं कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों, प्रोटीन और ये फैट दोनों ही कॉम्प्लेक्स मटेरियल है जिसका डाइजेशन के लिए 2-3 स्टेजेस में जाना पड़ता है। ठीक है, बाइल जूस से के बाद बाइल के बाद हमको देखना है अब पैनक्रियाटिक जूस के बारे में। पैनक्रियाटिक जूस जो निकलता कहाँ है, कहाँ से है? पैनक्रियाज से। तो ये पैनक्रियाटिक जूस जो है ये हमारा 3 तरह का हो जाता है। एक होता है पैनक्रियाटिक एमाइलेज, या सिंपली एमाइलेज भी बोलते हैं, पैनक्रियाटिक एमाइलेज, एमाइलेज। ठीक है, एक होता है हमारा ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, और एक होता है हमारा लाइपेज। ठीक है, हमारा जो पैनक्रियाटिक जूस है इससे 3 तरह के केमिकल का सेक्रेशन हुआ, पैनक्रियाटिक एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। देखो पेप्सिन देखे थे ना, उसी से मिलता जुलता ये है ना ट्रिप्सिन, तो ये मदद करता है प्रोटीन के डाइजेशन में, ब्रेक्स डाउन प्रोटीन इनटू एमिनो एसिड। ट्रिप्सिन क्या करता है? एमिनो एसिड में ब्रेक कर देता है प्रोटीन को। बिकॉज देखो अब पेप्सिन और ट्रिप्सिन दोनों का नाम सिमिलर है, इसलिए दोनों का फंक्शन भी यहाँ पे एक जैसा हुआ। लाइपेज क्या करेगा? लाइपेज करने का काम करता है इमल्सिफाइड फैट, जो यहाँ बाइल जूस जो फैट को छोटे छोटे टुकड़ों में ये किया था ना, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा था, उस इमल्सिफाइड को डाइजेस्ट करने का काम कौन करेगा? यानी इट कन्वर्ट इमल्सिफाइड फैट, इमल्सिफाइड फैट, इट कन्वर्ट इमल्सिफाइड फैट इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। लाइपेज क्या करने का काम करेगा? तो इमल्सिफाइड फैट मतलब फैट का जो छोटा छोटा टुकड़ा हुआ उसको कन्वर्ट करने का काम करेगा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। कोई दिक्कत? और एमाइलेज का क्या काम है? तो इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ स्टार्च, स्टार्च के डाइजेशन में भी मदद करता है। अब एक बात यहाँ पे समझो कि हमारा जो कोई समस्या नहीं है यहाँ पे खाना जो है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फूड है वो जब इसका वहाँ फर्दर जब हमारा डाइजेशन हो गया फूड का, तो बहुत ज़्यादा फूड पार्टिकल जो है डाइजेस्ट जब कम्प्लीटली हो गया, उसके बाद इन स्मॉल इंटेस्टाइन के दीवारों पे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदरूनी दीवारों पे ना फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड विली। जब खाना का डाइजेशन हो गया, जब हमारे फूड का डाइजेशन हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में के दीवारों पे इनर वॉल्स पे स्मॉल स्ट्रक्चर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, एंड दैट इज कॉल्ड विली। क्या कहेंगे उसको? विली बोलो या विलीज बोलो। ये क्या करने का काम करता है? तो ये डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करेगा। विली क्या करेगा?
डाइजेस्टेड एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड, ठीक है। डाइजेस्टेड फूड विली क्या करने का काम करेगा? डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करेगा। यानी जब हमारा खाना डाइजेस्ट हो गया, खाना डाइजेस्ट कहाँ हुआ? स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना डाइजेस्ट हो गया। उसके बाद स्मॉल फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं वो होते हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के दीवारों पे, ठीक है। और वहाँ से उस डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर लिया गया, और जब खाना एब्जॉर्ब हो गया उसके बाद पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट हुआ। लेकिन इसके बाद भी कुछ पार्ट ऑफ द फूड जो है उसका डाइजेशन नहीं हो पाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के पास आते आते भी, तो फिर वो वहाँ से भेज दिया जाता है कहाँ? लार्ज इंटेस्टाइन में। जितना चीज़ें एब्जॉर्ब हो गया उसके बाद जो हमारा यूज़फुल सब्सटेंस नहीं है उसको भेज दिया गया कहाँ? लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है? फिर से लार्ज इंटेस्टाइन में खाना एक बार पूरा एक चक्कर लगाता है। इस दौरान क्या होता है कि खाने में मौजूद जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर या कुछ और यूज़फुल सब्सटेंसेस है उसको फिर से लार्ज इंटेस्टाइन भी क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। यानी खाने में मौजूद यूजफुल सब्सटेंसेस को लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करेगा, और उसके बाद यहाँ आते आते हमारा खाना जो है वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो हमारा सेमी सॉलिड के फॉर्म में आ जाता है, और फिर वहाँ स्टोर कर लिया जाता है। वहाँ से एनस से टाइम टू टाइम बाहर निकाला जाता है। देखो, एक और ऑर्गन जो है तुमको लार्ज इंटेस्टाइन के ठीक नीचे एक और ऑर्गन दिखाई दे रहा है जो कि अपेंडिक्स है। अपेंडिक्स का अब हमारे डेली लाइफ में इस्तेमाल नहीं है, लेकिन पहले के लाइफ में, यानी कि हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो इसका इस्तेमाल करते थे। किन चीज़ों में? तो वो जो है ज़्यादातर हमारे प्लांट्स पे डिपेंडेंट थे, और प्लांट्स में मौजूद एक मटेरियल होता है दैट इज़ कॉल्ड सेल्यूलोज। और सेल्यूलोज जो है ना, इसको डाइजेस्ट करना काफ़ी मुश्किल काम है। सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करना काफ़ी मुश्किल काम है, तो वो उन अपेंडिक्स का इस्तेमाल करते हुए सेल्यूलोज को पचाते थे। इससे केमिकल सेक्रेट होता था जिसको यूज़ करते वो पचाते थे। लेकिन अब धीरे धीरे उसका इस्तेमाल कम हो गया है, तो वो छोटा होता चला जा रहा है, और कुछ समय के बाद हो सकता है कि वो ख़त्म भी हो जाए। ये भी बात समझो कि अगर अपेंडिक्स हमारा अपेंडिक्स में भरा हुआ जो लिक्विड है अगर वो शरीर के बाहर निकल जाता है, इट मीन्स दैट कि अपेंडिक्स बर्स्ट कर जाता है, उस केस में आदमी का डेथ भी हो सकता है। इसीलिए अब बहुत जो डेवलप्ड कंट्री है वहाँ पे बच्चों के जन्म के बाद कुछ समय के बाद अपेंडिक्स को वहाँ ऑपरेशन करके निकाल दिया जाता है। लेकिन हम लोग के यहाँ पे चूँकि इसका ज़रूरत नहीं पड़ता है तो नहीं निकालते हैं। बट ये है, अगर इसमें भरा हुआ लिक्विड निकल गया तो फिर वो हमारे लिए ख़तरनाक जानलेवा साबित होगा, तो प्रोटेक्टिव मेजर के रूप में उसको निकाला भी जाता है। यही था हमारा न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, जो कि स्टार्ट हुआ था माउथ से और जाके ख़त्म हुआ लार्ज इंटेस्टाइन के तक। इसमें हमको लगता है अब कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब देखो, फिगर के हिसाब से अगर हम समझे तो लार्ज इंटेस्टाइन नाम के हिसाब से इसका फॉर्मेशन अलग दिख रहा है या उल्टा दिख रहा है। लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन का लंबाई कम है और स्मॉल इंटेस्टाइन का लंबाई ज़्यादा है, तो फिर इसको स्मॉल और लार्ज क्यों कहा गया? मोटाई के कारण, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के कारण। लार्ज इंटेस्टाइन जो है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो ज़्यादा है, और स्मॉल इंटेस्टाइन का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है? कम है। अच्छा, हमारे शरीर में स्मॉल इंटेस्टाइन का लंबाई जो है लगभग 6.5 मीटर के आसपास में होता है, और ये पूरा क्वाइल्ड होता है, ठीक है, स्पिरुलियम शेप में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन 6.5 मीटर की लंबाई। लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन in herbivorous animals is more than in carnivorous animals। तो हर्बीवोरस जो जानवर होते हैं ना उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन का लंबाई ज़्यादा होता है,
कार्निवोरस जानवरों में स्मॉल इंटेस्टाइन का लंबाई क्या होगा, कम होगा। तो फिर सवाल आता है क्यों ऐसा होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन का लंबाई हर्बीवोरस जानवरों में ज़्यादा है और कार्निवोरस में कम है। तो इसका रीज़न है कि इन हर्बीवोरस जानवरों को ना एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मटेरियल को डाइजेस्ट करना पड़ता है। प्लांट में मौजूद होता है सेल्यूलोज। हर्बीवोरस जानवरों में स्मॉल इंटेस्टाइन का लंबाई ज़्यादा होता है क्योंकि उनको एक कॉम्प्लेक्स मटेरियल जिसको सेल्यूलोज बोलते हैं, सेल्यूलोज, प्लांट में मौजूद सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करना होता है। और इसी सेल्यूलोज के डाइजेशन के लिए ही हमारे जो हर्बीवोरस जानवर हैं उनमें स्मॉल इंटेस्टाइन का लंबाई क्या होता है, ज़्यादा होता है।